स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्बिनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको कहा था कि लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने लॉजिकली हल करने हैं विदाउट फार्मूला। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हल करें तो आप फार्मूले की अप्रोच इस्तेमाल करें। फार्मूले की वजह से आप आसानी से चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी, और अगर हम इसकी फार्मूले की शक्ल में इसकी डेफिनेशन को लिखें तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम विल बी एनसीआर। इसको लिखने की तीन तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनसीआर ऐसे भी लिख सकते हो, और सी एन कॉमा आर भी लिख सकते हो। तो ये इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर आप n पी आर का फॉर्मूला याद करें तो क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये सारी की सारी चीज ये क्या बन जाएगी, n पी आर और नीचे के आगे आर फैक्टोरियल। और n पी आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू सो और n माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल। तो अब देखें जरा, अगर हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 3 एंड 4 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। तो आपको टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4। आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, दो टू डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 से 2 का मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ टू डिजिट्स आउट ऑफ 4, सिलेक्शन ऑफ टू डिजिट्स आउट ऑफ 4। तो बाय डेफिनेशन क्या है, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 6 पॉसिबल वेज होंगे। तो अगर हम देखें तो कैसे बनेंगे 6 पॉसिबल वे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट बन सकते हैं व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर आप इसकी जगह चेंज कर दें, मतलब 1 2 का 2 1 लिख देते हैं, 3 1 लिख देते हैं, 4 1 लिख देते हैं, 3 2 लिख देते हैं, 4 2 लिख देते हैं, और आप 4 3 लिख देते हैं। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करते हो तो 1 2 और 2 1 सिलेक्शन में 1 2 और 2 1 का मतलब एक ही है। लेकिन यही अगर आप इसके टू डिजिट नंबर को आप फॉर्म करते और विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन करते तो ये वाले अरेंजमेंट्स 1 2 और 2 1 डिफरेंट अरेंजमेंट होनी थी। अगर आप कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट करेंगे तो 12 बनेंगे, 12 टू डिजिट नंबर बनेंगे। और अगर आप सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास कितने डिजिट नंबर बनेंगे, 6 टू डिजिट नंबर बनेंगे। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करें तो 1 2 और 2 1 का एक ही मतलब है। जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो 1 2 और 2 1 एक ही है, 1 3 और 3 1 एक ही है। नेक्स्ट पहली बात ये। अच्छा, जब ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10c3 को अगर हम हल करें तो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल बोले 10 9 8 7 so on 2 1 3 फैक्टोरियल 3 2 1 और 7 फैक्टोरियल 7 2 1। तो ये देखें जरा, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 1 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल। तो आगे बाकी क्या बचा, 10 9 8 ओवर 3 2 6। तो अगर आप कटिंग करें 3 3 जा 9 2 4 जा 8 4 3 जा 12 12 10 जा 120। और जब आप 10c3 को सॉल्व करते हो तो ये देखें 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल टू 7 फैक्टोरियल। तो इसको भी जब सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 123 आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करें कि 10c7 और 10c3 दोनों का आंसर सेम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, एनसीआर और एन माइनस आर, ये हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला कब अप्लाई करें, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। जब जो आर है वो हाफ से ज्यादा हो, मैंने यहां लिखा भी हुआ है, जब आर की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो, मतलब यानी कि आर की 7 जो है वो 10 के हाफ से ज्यादा हो, तो तब आपने कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगाना है। भले इसके आप 10c7 लिखें, इसको 10 को 1 तक ओपन करें, मतलब 7 तक ओपन करें, फिर 3 को 1 तक ओपन करें, तो उससे बेहतर है कि आप 10c7 का मतलब 10c3।
तो 10c3 को आप कैसे हल करोगे? 10 9 8 ओवर 3 2 1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 3 9 2 4 8, तो आपका आंसर कितना आता है? 120 आता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है कि कॉम्बिनेशन के अंदर अगर r n के हाफ से ज्यादा हो तो NCR और NCN-R दोनों इक्वल होते हैं, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगली बात आपको ये पता होना चाहिए कि NC0 NCN जो है वो 1 होता है और NC1 क्या होता है? n होता है। चलिए एक फॉर्मूला और नोट करें। NCX इक्वल टू होता है NCY। अगर NCX और NCY इक्वल लिखे हुए हैं तो इस चीज का मतलब क्या है? या तो x इज इक्वल टू y होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? n के इक्वल होगा। ये चीज हमेशा ट्रू होती है, ऑलवेज ट्रू। और ये चीज समटाइम ट्रू होती है। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है? एक चीज देखें, 10c7 और 10c3 का आंसर तो सेम आ रहा है, आंसर तो सेम आ रहा है, यानी कि इन दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है वो डिफरेंट है। इस चीज का क्या मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 10। इस चीज का मतलब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। तो न्यूमेरिक वैल्यू भले सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू भले सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 इज इक्वल टू 3 है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि NCX और NCY, x इज इक्वल टू y लिखा है, तो इन समटाइम्स जबकि x प्लस वाई इज इक्वल टू n वो हमेशा के लिए होता है। तो ये चीज आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 3 नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू तो इनकी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें जरा 10c3 और 10cr, ध्यान करें जरा, दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तो r इज इक्वल टू 3 होगा या फिर r प्लस 3 इज इक्वल टू 10 होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। r की वैल्यू क्या होगी? 7। ये तो हमेशा पॉसिबल है, ये तो हमेशा पॉसिबल है। तो अगर आप r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 10c3 और 10c3 समटाइम इन सम केसेस इक्वल आएगा। तो एक तो आप ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि NCX और NCY की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये दोनों इक्वल है समटाइम, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n ये हमेशा ट्रू होता है। इसे रिलेटेड में एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जी 15cx और 15c5, तो बताइए इसका x की वैल्यू क्या है? तो एक तो पॉसिबिलिटी कि x की वैल्यू 5 है, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू किसके होगा? 15। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? कि 10। तो हमेशा आपने या तो x की वैल्यू 5 हो सकती है या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है? 10। तो देखिए अगर 5 होती है तो सम टाइम में, लेकिन अगर 15c10 और 15c5 जो है इन दोनों का आंसर क्या होता है? इक्वल होता है। एक एग्जांपल और करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। अगर ये लिखा हो NC3 इक्वल टू है NC7, फाइंड n, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब सोचो करें NC3 और NC7 दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो 3 प्लस 7 किसके इक्वल होगा? n के। तो 3 प्लस 7 क्या होगा? n। तो n की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। n की वैल्यू क्या होगी? 10, यानी कि ये बन जाएगा 10c3 और ये क्या बन जाएगा? 10c7। ये एग्जांपल हम कर रहे थे। ये एग्जांपल जैसे आप देखें कि 15cx इक्वल टू 15c5, तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 10 हो सकती है, which is always true, which is always true। एक एग्जांपल और देखें, NC3 इक्वल टू NC7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो देखें बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फार्मूला 3 प्लस 7 किसके इक्वल होगा? n के। तो 3 प्लस 7 इक्वल टू आ गया n, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 10। और वैसे भी 10c3 और 10c7 की वैल्यू सेम होती है। अब एक फार्मूला और देखें,